अर्पिता के माता पिता और सास ससुर आपस में झगड़ा कर रहे थे कि अर्पिता को अपने साथ लेकर जाएंगे, लेकिन अर्पिता के सास ससुर मना कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि हम अपनी बहू और इकलौते पोते को वहाँ नहीं भेजेंगे। उन लोगों के बीच में बहस बहुत ज़्यादा हुई थी और आखिरकार उस बहस में अर्पिता के माता पिता की जीत हुई। अंत में वह अपनी बेटी को घर लेकर आ गईं। अर्पिता अपने पति के जाने के बाद अपने लिए फैसला लेने की स्थिति में नहीं थी। उसे इतना ज़्यादा आघात पहुंचा था कि वह समझ ही नहीं पा रही थी उसे इस वक्त क्या फैसला लेना चाहिए, और उसके माता पिता ने उसके लिए जो फैसला लिया उसे स्वीकार कर लिया। अंत में वो अपने माता पिता के साथ अपने मायके वापस आ गई। भाई और भाभी ने सोचा था कि दीदी शायद कुछ समय के लिए आई हैं और फिर वापस अपनी ससुराल चली जाएंगी। समय के साथ अर्पिता अपने दुख को भूलने की कोशिश कर रही थी। आज पूरे 2 महीने बीत चुके थे। अर्पिता सारा दिन उदास होकर घर में बैठी रहती थी। माता पिता का प्यार तो उसे मिल ही रहा था, लेकिन वो यह बात भी बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी कि उसके ऐसे बैठे रहने से उसकी भाभी और भाई परेशान हो रहे हैं। अर्पिता जानती थी छोटे भाई और बहन का खर्च भी भाई के कंधों पर ही है, और फिर भाई के अपने बच्चे भी तो हैं। लेकिन अर्पिता चाहकर भी घर के खर्चे में भाई की कोई मदद नहीं कर पा रही थी। भाई और भाभी का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। आखिरकार बदलते व्यवहार को देखकर अर्पिता ने वापस अपनी ससुराल जाने का फैसला ले लिया। माता पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने कहा, नहीं माँ, मैं वापस अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। पिता ने कहा, यह भी तो तेरा अपना घर है बेटा। अर्पिता सबके बदलते व्यवहार को अपनी आंखों से देख रही थी। वो सब देखने के बाद ही उसने यह कठोर फैसला लिया था। ससुराल पहुंचने पर सास ससुर ने उसका बहुत ही अच्छे मन से स्वागत किया, लेकिन सास ससुर भी कुछ दिन तो खुश हुए और उसको अच्छे से रखा, लेकिन धीरे धीरे वह भी परेशान होने लगे। उन्हें भी अब अर्पिता बोझ लगने लगी। जेठ जेठानी भी अब उसे ताना मारने लगे थे और कभी कभी तो बहुत ही कठोर शब्द बोल जाते थे। एक दिन जेठानी जी ने जेठ जी से कहा, लगता है अब तो हमें ही सारी उम्र इन माँ बेटे का बोझ उठाना पड़ेगा। अर्पिता अब बहुत अच्छी तरह समझ चुकी थी कि पति के जाने के बाद कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा। जब पति थे तो सब उसके आगे पीछे घूमते रहते थे, तब उसका मान सम्मान सब करते थे, लेकिन आज जब पति नहीं रहे तो उसे दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फेंक देना चाहते हैं सब। उसके मन में यही सोच लिया था उसने कि अब उसे अपनी मदद खुद करनी होगी और अपने बेटे की जिम्मेदारी खुद संभालनी होगी। तभी एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। एक लेटर आया जिस पर अर्पिता का नाम लिखा हुआ था। अर्पिता ने पत्र खोलकर पढ़ा। वह पत्र उसके पति के ऑफिस से आया था कि अगर अपने पति की जगह आप काम करना चाहती हैं तो दफ्तर आकर सूचित करें। अर्पिता ने यह बात किसी को भी नहीं बताई और एक दिन वह अकेले ही इंटरव्यू देने के लिए ऑफिस पहुंच गई। अर्पिता पढ़ी लिखी महिला थी तो नौकरी मिलने में उसे कोई परेशानी नहीं हुई। अर्पिता ने घर में सभी को बता दिया कि उसे अपने पति की जगह पर नौकरी मिल गई है और उसे रहने के लिए घर भी मिल गया है। अब उसने फैसला किया कि वह अपने बेटे के साथ इस घर में नहीं रहेगी और वह अपना थोड़ा सामान लेकर उस घर में चली गई जो उसे ऑफिस की तरफ से मिला था। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन उसकी ससुराल वालों में से कभी किसी ने उसके साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखा। बेटा भी थोड़ा बड़ा हो गया था और वह पूर्ण आत्मनिर्भर हो चुकी थी। संघर्ष के दिनों में सिर्फ उसके माता पिता ने उसका साथ दिया। अर्पिता कभी कभी कुछ समय के लिए अपने माता पिता को अपने पास बुला लिया करती थी। भाई भाभी भी इस बात से बहुत खुश होते थे। चलो अब मम्मी पापा कुछ समय दीदी के पास ही रहेंगे तो उन्हें भी थोड़ी राहत मिलेगी। एक दिन उसके पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई। अर्पिता ने उन्हें अस्पताल में एडमिट करा दिया और उसने अपने भाई को फ़ोन करके बता दिया था कि पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं। लेकिन भैया भाभी पिताजी से मिलने अस्पताल नहीं आए।
क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर वह हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल का सारा बिल उन्हें भरना पड़ेगा। इसलिए वह हॉस्पिटल नहीं आए अपने पिता से मिलने। अर्पिता इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ गई थी। वह मन ही मन में सोच रही थी कि अरे हॉस्पिटल का बिल ना भरते, लेकिन कम से कम पिताजी को देखने तो आ जाते। पिताजी को बहुत अच्छा लगता। अर्पिता अपने पापा को अस्पताल से छुट्टी करवाकर घर वापस लेकर आई। उसके भाई और भाभी पिताजी से मिलने घर पहुंचे। अर्पिता ने देखा भाई भाभी बाहर खड़े थे। भाई ने पापा को सहारा दिया और फिर हम पापा को घर के अंदर लेकर आ गए। भाभी ने सासू माँ को प्रणाम किया और हालचाल पूछा। अर्पिता के भैया भाभी उसका रहन सहन देखकर और घर देखकर दंग रह गए थे। अर्पिता यहाँ कितनी आनंद और कितनी शान से रहती है। तभी दोनों को पता चला कि उनकी बहन मैनेजर बन चुकी है और उसकी सैलरी 50,000 रुपये प्रति माह है और जीजा जी की पेंशन भी आती है। अब भाई और भाभी के मन में लालच आ गया और उन्होंने अपनी अर्पिता दीदी को साथ चलने के लिए कहा, लेकिन अर्पिता ने मना कर दिया और उसने कहा, देखिए भैया भाभी, मैं आप लोगों के साथ नहीं चल सकती। मैं यहाँ पर अब नौकरी करती हूँ और यहाँ से दूसरे शहर में ट्रांसफ़र करवाना बहुत मुश्किल काम है। भाभी ने मक्खन लगाते हुए कहा, दीदी आप यहाँ अकेले रहते हो, हमें आपकी बहुत ही चिंता रहती है। अगर वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा तो हमारे साथ ही रहना, आपकी देखभाल भी हो जाएगी और बेटे को प्यार भी मिल जाएगा सबका। भाभी ने अर्पिता से इतनी मीठी मीठी बातें की कि अर्पिता अपने भाई भाभी की चापलूसी समझ ही नहीं पाई और उनकी बातों में आकर उसने भैया के शहर में ही अपना ट्रांसफ़र करवा लिया। अर्पिता अपने बेटे के साथ अपने माता पिता और भाई भाभी भतीजे के साथ रहने लगी और वो ये सोचकर खुश भी हो रही थी कि अब उसके बेटे को नाना नानी और अपने मामा मामी सभी का भरपूर प्यार मिलेगा। धीरे धीरे वह घर के छोटे मोटे कामों में भाभी की मदद कर दिया करती थी और अर्पिता फाइनेंशियली भी अपने भैया भाभी की मदद करने लगी। भाई और भाभी अब घर के खर्चे को भी बांटने लगे। धीरे धीरे करके पूरे घर की जिम्मेदारी अर्पिता के कंधों पर आ गई थी। अर्पिता के छोटे भाई की शादी थी और उसने अपने छोटे भाई की शादी का पूरा खर्चा खुद अकेले उठाया था। उसके बड़े भाई ने तो अपना हाथ खींच लिया था, ये कहकर कि उनके पास कुछ भी नहीं है। छोटे भाई की शादी हो गई और वह कुछ समय बाद अलग शहर में रहने लगा, ये कहकर कि उसकी नौकरी वहाँ लग गई है। दोनों बहनों की शादी में भी अर्पिता ने अपने माता पिता और भाई की पूरी मदद की थी और छोटी बहन के दान दहेज में भी पूरी मदद की थी। अब सभी लोग अर्पिता से और भी ज़्यादा मदद की अपेक्षा करने लगे। एक दिन अर्पिता के भैया ने पिताजी से कहा, इतनी अच्छी तनख्वाह है अर्पिता की, ना तो अर्पिता को घर का किराया देना है ना बिजली पानी का बिल, तो अगर थोड़ी बहुत मदद कर भी देती है तो कौन सी बड़ी बात हो गई। ये सुनकर माता पिता चुप हो जाते थे, क्योंकि वे बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे कि इस पूरे घर का खर्च सिर्फ और सिर्फ अकेली अर्पिता उठा रही है। फिर भी ये लोग उसकी इज्जत नहीं करते हैं। अर्पिता और उसके बेटे का ज़्यादा खर्चा नहीं होता था, इसलिए अर्पिता के पास पैसे हमेशा होते थे। धीरे धीरे अर्पिता को पता ही नहीं चला कि कब वह घर की बेटी से बेटा बन गई थी। घर की जिम्मेदारियों में पूरी की पूरी भागीदार बन गई थी। लेकिन अर्पिता को फिर भी इस बात का कोई अफसोस नहीं था। वो तो यही सोचती है कि चलो कम से कम उसके बेटे को नाना नानी और मामा मामी का प्यार तो मिल रहा है और वह अपने बेटे को इस प्यार को दिलाने के लिए बड़ी से बड़ी कीमत भी चुका सकती है। इसी तरह से दिन गुजरने लगे और धीरे धीरे अर्पिता बुढ़ापे की ओर कदम बढ़ाने लगी। उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। घर खर्चे में उसका सहयोग इतना ज़्यादा हो गया कि कई बार तो उसे अपनी आवश्यकताओं को भी अनदेखा करना पड़ता। अर्पिता का सारा ध्यान अपने काम और घर परिवार में ही लगा रहता था। बेटे की आगे की पढ़ाई के लिए उसने उसका कॉलेज में एडमिशन करवा दिया और रहने के लिए हॉस्टल भी दिलवा दिया, ताकि वह अच्छे से पढ़ाई कर सके और एक बड़ा आदमी बन सके। अर्पिता को बहुत कम समय मिलता था, लेकिन उसे जितना भी समय मिलता था
वह उस समय में अपने बेटे के हॉस्टल जाकर उससे मिलकर आती थी। जब कभी अर्पिता अपने बेटे से मिलने का समय नहीं निकाल पाती थी, तो उसके भैया भाभी उससे मिलने के लिए चले जाया करते थे और उससे हमेशा यही कहते कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। भैया भाभी से बेटे की खबर पाकर अर्पिता निश्चिंत हो जाती थी। एक दिन फिर से अचानक उसके पापा की तबीयत खराब हो जाती है और जब तक हॉस्पिटल पहुंचती, उससे पहले ही उसके पापा ने दम तोड़ दिया। पापा के अर्पिता के पापा के गुजर जाने की वजह से उसकी मम्मी की भी तबीयत खराब रहने लगी थी और फिर एक दिन वह भी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। अर्पिता धीरे धीरे करके बिल्कुल अकेली पड़ती जा रही थी। अब उसे अपने माता पिता के द्वारा कही गई वह बातें बहुत याद आ रही थीं कि अर्पिता बेटा, अब सब कुछ ठीक हो गया है और फिर अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। इस नन्ही सी जान को भी पिता का प्यार मिल जाएगा और तुम्हें पति का संसार मिल जाएगा। अगर तुम दूसरा विवाह कर लो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तुम्हारा अपना घर परिवार भी होना चाहिए। तुम्हारी दूसरी शादी हो जाएगी, तुम्हारा घर संसार बस जाएगा, तो हम दोनों भी शांति से मर सकेंगे। लेकिन अर्पिता हमेशा मना कर देती कि पापा, अगर भाग्य में सुख होता तो भगवान मुझे यह दुख देते ही क्यों। अर्पिता हमेशा यही कहती, नहीं पापा, अब यही मेरा घर परिवार है। जो भी मेरा है वो इन सब का ही तो है और मेरे बेटे को भी आप दोनों का और मामा मामी का प्यार मिल रहा है। अब मैं इस प्यार को खोना नहीं चाहती। जीवन में प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन यह सब अर्पिता के लिए सिर्फ एक छलावा था जो उसे माता पिता के जाने के बाद अब महसूस हो रहा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। जब आप एक बार आर्थिक जिम्मेदारी उठा लेते हैं तो सभी आपसे आशा करने लगते हैं और फिर आपको उनकी आशाओं पर खरा उतरना ही पड़ता है। बहनों के यहाँ कुछ भी होता था तो अर्पिता ही सारे लेन देन निभाती थी। छोटा भाई अलग रहता था तो वह छुट्टी नहीं मिल रही दीदी, क्या करूं, और आने से मना कर देता। बड़ा भाई तो हमेशा अपनी आर्थिक तंगी का ही रोना लेकर बैठा रहता कि दीदी, मेरे तो 2 बच्चे हैं, बीवी है और देखो घर की जिम्मेदारी भी मेरे ही ऊपर है और मेरी तनख्वाह बहुत कम है। गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन दीदी, आपकी तो तनख्वाह भी आती है और पेंशन भी। आपकी तो एक तरह से डबल इनकम है और खर्चा सिंगल। दीदी, आपका खर्च ही क्या है, रहना है और खाना है तो आपको यहाँ पर तो फ्री में ही है ना। अगर आप थोड़ा बहुत खर्चा कर भी देती हैं तो यह आपका घर, अपना घर है और हम भी तो आपके ही हैं। ये सुनकर अर्पिता हमेशा चुप हो जाती थी। अब धीरे धीरे अर्पिता को समझ आ रहा था कि वह माँ और बेटा प्यार की कीमत चुका रहे हैं। अर्पिता के पास सिर्फ अपनी एफडी पीएफ फंड के अलावा कोई अलग से पैसा बचत ही नहीं था। सारी की सारी तनख्वाह घर में ही खर्च हो जाती थी। कभी किसी की फीस के पैसे कम पड़ते तो वह दे देती, कभी किसी का इलाज कराना होता तो वह पैसे दे देती। ऐसे करते करते अर्पिता के अधिकतर पैसे खर्च हो जाते थे। छोटे भाई ने भी शहर में अपना मकान बना लिया था और बड़े भाई ने भी इसी शहर में अपना एक फ्लैट बुक कर लिया और बेचारी अर्पिता सभी की छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करती रह गई। अपने बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं। अर्पिता का बेटा भी पढ़ाई पूरी करके अपनी नौकरी पर लग गया था और वह दूसरे शहर में रहने लगा था। वह अच्छी तरह जानता था कि उसकी माँ अपने परिवार को छोड़कर नहीं आएंगी, इसलिए उसने कभी माँ से कहा ही नहीं कि वो उसके पास आकर रहें, क्योंकि छोड़कर जाना अर्पिता के लिए भी बहुत मुश्किल था और यह बात उसका बेटा अच्छी तरह जानता था। समय के साथ बहुत कुछ बदल रहा था और अर्पिता सभी को बदलते हुए बहुत ही बारीकी से देख रही थी। वो अपने कमरे में बैठे सोच रही थी कि उसने जीवन में क्या पाया, क्या खोया। काश उसके पति जिंदा होते तो शायद वह भी अपनी दोनों बहनों की तरह 2 दिन के लिए मेहमान बनकर अपने मायके में आती और भाभी उसकी कितनी मेहमान नवाजी करती। मायके से जो कुछ शगुन मिलता वह उसे आशीर्वाद स्वरूप माथे से लगाकर खुशी से ले जाती।
कम से कम उसके भाई और भाभी जाते वक्त उसे नंद के नाते ही विदा करते हुए शुभ के नाम की साड़ी और जोड़ा देकर विदा करते। अर्पिता को याद आ रहा था कि जिस दिन से वह वापस अपने मायके आई थी, उस दिन से आज तक किसी ने उसे किसी तीज त्योहार पर कुछ नहीं दिया था। यहाँ तक कि बेटे के जन्मदिन का सारा इंतजाम वह खुद करती थी और जाते वक्त भी कुछ न कुछ उपहार देकर ही भेजती थी। अर्पिता को ऐसा लग रहा था कि वह सारे परिवार के लिए सिर्फ पैसे कमाने वाली एक मशीन के अलावा कुछ भी नहीं थी। जैसे दुधारू गाय सबको पसंद होती है, लेकिन जब गाय बूढ़ी हो जाती है और दूध देना बंद कर देती है तो कोई उसे घर में नहीं रखना चाहता, चारा भी नहीं खिलाना चाहता। उसकी स्थिति भी वैसी ही हो गई थी। यही सब सोचते सोचते अर्पिता की आंखों में आंसू छलक पड़े। आज वह सबके लिए कीमती मुर्गी है जो हर चीज़ के लिए पैसे चुकाती है। तभी उसका बड़ा भाई उसके पास आकर बैठ गया और उसने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि अर्पिता दीदी, हम लोगों ने नया फ्लैट ले लिया है और बच्चे भी बड़े हो गए हैं। इस छोटे से घर में अब हमारा गुजारा भी नहीं होता। हम लोग चाहते हैं कि हम नए घर में शिफ्ट हो जाएं। और अर्पिता दीदी, तुम भी अब अपने बेटे के साथ ही सेट हो जाओ। आखिर कब तक यहाँ अकेली रहोगी? और फिर अब तो हम भी शिफ्ट हो रहे हैं। दीदी, आपसे एक बात कहनी थी। बहन, हम दोनों भाइयों ने फ्लैट बहुत मुश्किल से किस्तों पर लिए हैं और दोनों को ही किस्त भरने में मुश्किल हो रही है। अगर हम यह मकान बेच देते हैं तो हमारे मकान के किस्त आसानी से जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और हम भी टेंशन फ्री हो जाएंगे। दीदी, अगर सिर पर कर्ज चढ़ा हो तो दिमाग परेशान रहता है। तुम्हारी भाभी को तो रात को नींद ही नहीं आती, सारे वक्त दिमाग में टेंशन रखती हैं। और ये मकान बेच देंगे तो जो पैसे आएंगे उससे हमारे फ्लैट की किस्त जल्दी ख़त्म हो जाएगी और हम दोनों भाई अपने अपने फ्लैट के मालिक बन जाएंगे। आखिर हम भाइयों को भी तो सारी ज़िंदगी तुम तीनों बहनों के यहाँ आना जाना रखना है और तीज त्योहार भी हमें ही देने जाना है। आखिर समाज में हमारी भी इज्जत है। बहनों के प्रति हमारे भी कुछ फर्ज बनते हैं। बहन, तुम्हारा बेटा भी अब नौकरी पर लग गया है और अकेले रहता है। तुम्हारा साथ उसको भी अच्छा लगेगा। तुम अपने बेटे के साथ ही सेट हो जाओगी तो तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा। यह सुनते ही अर्पिता ने अपनी आंखों से आंसू पोंछ लिए और कहा, नहीं भाई, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। तुम जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो और मकान बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे तुम दोनों अपने फ्लैट की किस्त उतार देना। बड़ी बहन को तुम दोनों भाइयों से कुछ नहीं चाहिए। अर्पिता सोच रही थी कि जिस स्नेह के धागों में बंधकर वह अपना घर छोड़कर आई थी, आज ये सारे धागे एक एक करके टूट गए हैं और वह फिर से जीवन में अकेली रह गई है, जैसे अपने पति की मृत्यु के बाद रह गई थी। कुछ दिन बाद भाई भाभी और बच्चे भी नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए और मकान को बेचने के लिए प्रॉपर्टी डीलर को सारी डिटेल्स दे दी। जो घर हमेशा चहल पहल से भरा रहता था, आज वह घर खाली था। अर्पिता को लग रहा था कि वह तो सबकी जिम्मेदारी निभाने के लिए ही इस घर में आई थी और अब सबकी जिम्मेदारी से वह मुक्त हो गई। सभी ने उसके रहते हुए अपने अपने काम पूरे कर लिए। किसी ने भी उसे अपने साथ रहने के लिए नहीं कहा, बल्कि जो घर उसकी छत बन गया था उसे भी बेचकर दोनों भाइयों ने उसके सर से छत भी छीन ली थी। छोटा भाई और भाभी तो पहले ही अलग हो चुके थे और अपना घर भी बना चुके थे, तब भी इस मकान में अपना हिस्सा मांग रहे थे। दोनों बहनें भी अपने अपने घर में सुखी थीं और वह दोनों भी अपने ससुराल से हिस्सा मांगकर अपने घर बना चुकी थीं। अर्पिता सोच रही थी, वह अपना हिस्सा किससे मांगे? ससुराल में कुछ मिला नहीं और मायके में उसका हिस्सा है ही नहीं। अर्पिता ने तो सभी भाई बहनों की शादी ब्याह और मकान बनाने में मदद की, उसकी मदद किसी ने भी नहीं की। आज उसके रिटायरमेंट में मात्र 1 साल रह गया था। रिटायरमेंट के पहले कोई तैयारी नहीं, भविष्य के लिए कुछ सोचा ही नहीं था।
अभी न बेटे का विवाह किया था और न ही अपने बेटे के लिए मकान बनवाया था, लेकिन अर्पिता को एक सुकून जरूर था कि उसके सिर पर हमेशा छत रहेगी और भाभी का साथ सारी जिंदगी बना रहेगा। लेकिन सब कुछ अचानक से रेत की तरह हाथों से फिसल गया। एक यही मकान था जो अब पूरी तरह खंडहर हो चुका था। दोनों भाइयों ने उसे भी बेचने का फरमान जारी कर दिया था। अर्पिता ने घर में रहते हुए हमेशा हर किसी की मदद की और सारी जिम्मेवारी एक बेटे की तरह निभाई, लेकिन सभी लोग अपना स्वार्थ पूरा कर उसे अकेला छोड़कर चले गए। अर्पिता सोच रही थी कि रिटायरमेंट के बाद आराम से रहेगी, अच्छे से खाना खाएगी और अपने भतीजे भतीजों के साथ सुख से रहेगी। बेटे की शादी में सभी लोग उसका साथ देंगे और वो अपने बेटे की शादी धूमधाम से करेगी। लेकिन उसके सपने तो पूरे होने से पहले ही बिखर गए। जिन प्यार के धागों को वो बहुत पक्का और मजबूत सोच रही थी, उन कच्चे धागों की उसे आज बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही थी। अर्पिता के पास जो भी थोड़ा बहुत सामान था, उसने अपना सारा सामान बांध लिया और एक किराए के मकान में रहने चली गई। अर्पिता ने हार नहीं मानी और एक बार फिर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की। जब अर्पिता के बेटे को यह सब पता चला कि उसकी माँ एक किराए के मकान में अकेली रहती है, तो उसने अपना ट्रांसफ़र वहाँ से करा लिया और वह अपनी माँ के पास वापस आ गया। दोनों माँ बेटे मिलकर हंसी खुशी से रहने लगे। एक दिन अर्पिता मार्केट गई थी। वहाँ उसकी अपनी भाभी दिखाई दी, जो अपनी एक सहेली से बात कर रही थी कि उनकी नंद अर्पिता तो कीमती मुर्गी थी जो हमें सोने के अंडे दिया करती थी। आज हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है और यह सब जो भी है इस कीमती मुर्गी की वजह से है। अर्पिता अपनी भाभी की बातों को सुनकर जरा सा भी हैरान नहीं हुई थी, क्योंकि वह तो यह सब बहुत अच्छी तरह से जानती थी। अर्पिता ने देखकर भी अपनी भाभी को अनदेखा कर दिया और मुस्कुरा कर वहाँ से चली गई।